जब कोई इंसान कर्स्ड होता है तो वो उस कर्ज से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इस सीजन में भी हम एक ऐसे लड़के को देखेंगे जो किस्मत के चक्कर में फंसकर कर्स्ड हो गया था और उसे उस कर्ज से निकलने की काफी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कीमत क्या थी, आइए जानते हैं। सीजन की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कहता है कि मुझे एक आवाज सुनाई देती है कि फ्यूचर देखने वाला बुरी से बुरी किस्मत को भी हरा देता है और सालों से कैद आत्माओं को आजाद कर देता है। इसीलिए मैं उस इंसान का इंतजार कर रहा हूँ जो मुझे इस कर्ज से आजाद कर दे। इसके साथ ही हम शेनविला को देखते हैं जो एक भूत बंगले जैसा नजर आता है और एक कहानी सुनाने वाला शेनविला के बारे में बताता है कि शेन फैमिली के सब लोग कर्स्ड थे, जिसके कारण ये विला भी कर्स्ड हो गया। इससे उनकी फैमिली की थर्ड जनरेशन भी बुरी किस्मत लेकर पैदा हुई, जिसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और वो अपनी फैमिली का आखिरी कर्स्ड इंसान बच गया। कहते हैं हर रोज 2 बजे एक अजीब बेल पूरे विला में सुनाई देती है जो इतनी ऊंची होती जाती है कि लगता है उससे किसी की मौत हो जाएगी। कहानी सुनाने वाला कहानी सुनाने में बुरी तरह खोया हुआ था। जब एक लड़के को आता देखकर वो उसे आत्मा समझकर उस लड़की के साथ भाग जाता है जिसे वो कहानी सुना रहा था। ये लड़की कोई और नहीं, हमारी फीमेल लीड वो है, जिसकी दोस्त और पार्टनर से बताती है कि मैंने इस भूत पकड़ने वाले को अपना पार्टनर बनने के लिए बुलाया था। ये क्या भूत पकड़ता होगा जो भूतों को देखकर ही भाग जाता है। वो के पूछने पर उसको बताती है कि इसे मैंने कैफे पर बनने वाली मूवी का ट्रेलर की शूटिंग के लिए बुलाया था। वो की दोस्त कहती है कि हमने सिर्फ 1 माह का रेंट ना देने पर हमारी बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया। दोस्त के जाने के बाद वो वहाँ पर एक फोटो देखती है जो शेनविला की थी और वो भूत पकड़ने वाला यहाँ छोड़ गया था। वो के पास एक कपल आता है जिसे किस्मत का हाल बताने का कहता है। वो लोग अपने फ्यूचर लव के बारे में जानना चाहते थे। वो उनकी कैट के पैर का प्रिंट लेती है और उसकी मदद से उस लड़की को बताती है कि तुम्हारी कैट ने बताया है कि तुम्हारे घर में कोई गद्दार है। वो लड़की वो की बात पर अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखती है जो उसके शख्स से देखने पर भड़क उठता है कि तुम इस लड़की की बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि ऐसा है तो बताओ तुम्हारे फोन पर 1 माह पहले की गई पेमेंट के नोटिफिकेशंस क्यों आ रहे थे, तुमने वो फूल किसके लिए खरीदे थे। वो दोनों लड़ने लगते हैं तो वो की दोस्त आकर उनको जाने का कहती है। तभी वो को याद आता है कि वो अभी भी लाइव है, जिस पे वो तुरंत लाइव स्ट्रीमिंग बंद करती है। वो की लाइव स्ट्रीमिंग को देखता हमारा हीरो जाव कहता है कि ये वो ही लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी। वो एक कैफे चलाती थी और वो बिल्लियों के जरिए किस्मत का हाल बताती थी। अगले दिन वो अपने कैट कैफे थी जब उसकी दोस्त उसे बताती है कि किसी ने कॉफी मंगवाई है और वो चाहता है कि तुम उससे डिलीवर करो। ऑर्डर करने वाले ने ये फरमाइश भी की थी कि वो कॉफी लेकर आए तो उसने विच कॉस्ट्यूम पहना हो। जाव के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी और जाव गायब था, जिस कारण उसके असिस्टेंट को सब डील करना पड़ रहा था। वो को अजीबोगरीब ऑर्डर देने वाला जाव ही था। वो जाव से विच कॉस्ट्यूम में मिलने आती है और उसे कॉफी देती है। जाव के बहुत नखरे थे, उसे कुछ भी पसंद नहीं आता, जिसपे वो उसे फिर कॉफी बनाकर देती है, लेकिन उसे वो भी पसंद नहीं आती। 4 बार कॉफी बनाकर देने पे वो का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे मजीद कॉफी देने से मना कर देती है। जाव से धमकाता है कि मैं तुम्हारी वेबसाइट पे नेगेटिव कमेंट्स भी छोड़ सकता हूँ, जिस पर वो का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपना सामान समेट के वहाँ से चली जाती है। जाव का असिस्टेंट उसे बताता है कि आपके अंकल मीटिंग के बाद आपके बारे में पूछ रहे थे, जिस पर जाव कहता है कि मैंने जो न्यू CEO हायर किया है वो काफी टैलेंटेड है, इससे उनको मेरे बारे में नहीं पूछना चाहिए। उधर वो को देखें तो वापस जाते हुए वो अपनी पार्टनर को बातें सुना रही थी कि इतना फजूल ऑर्डर लिया ही क्यों। पार्टनर उसे बताती है कि 1 हफ्ते में किराया ना देने पर कैफे छोड़ने का नोटिस मिला है, इससे मैं पैसों का अरेंज करने अपने गाँव जा रही हूँ, तो कैफे तुम देख लेना। वो ऑफिस जाती है तो उसे वहाँ एक बिल्ला मिलता है। वो जो बिल्लियों की जुबान समझती थी उसे पता चल जाता है कि इस बिल्ले का नाम बैन है जो गलती से रास्ता भटक कर आ गया है। वो बैन से बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसका ओनर वो ही है जिसने उसे अजीब ऑर्डर दिया था। वो बैन को साथ लेकर शेनविलास में पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि जाओ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो शेन फैमिली की तीसरी नस्ल से है, जिसके करीब जो भी होता है वो भी उसकी बैड लक के कारण किस्मत के चक्कर में फंस जाता है। वो शेनविला पहुँच कर जाओ को बैन वापस करती है तो जाओ इनाम में उसे पैसे देता है, साथ ही वो उसे कॉफी भी पिलाता है ताकि उसे पता चले कि अच्छी कॉफी का टेस्ट कैसा होता है। कॉफी वाकई अच्छी थी, लेकिन उसका जायका वो को तब बुरा लगता है जब जाओ से पूछता है कि तुमने मेरी कैट क्यों चोरी की। वो गुस्से से पूछते कि मैं चोरी क्यों करूंगी, जिस पर जाओ कहता है क्योंकि तुम लोगों ने अपने कैफे का रेंट देना है और तुम्हें पैसों की जरूरत है, यानी कैफे ओनर जाओ ही है। वो कहती है कि बैन ने मुझसे रिक्वेस्ट की इसलिए मैं उसे ले आई। जाओ उसकी बात सुनकर काफी हैरान होता है तो वो बताती है कि मैं कैसर डॉग्स की जुबान समझती हूँ। जाओ उसका मजाक उड़ाता है तो वो उसके बिल्ले के बताने पर उसे उसके सीक्रेट्स बताने लगती है, जिस पे जाओ भी शॉक्ड था। वो उसे मजीद पैसे ट्रांसफर करता है तो वो जाने लगती है, लेकिन जाओ से डील करने का कहता है। वो उसे उसकी जिंदगी के 7 दिन मांगता है जिसमें वो सिर्फ उसके साथ रहेगी। शायद जाओ वो को साथ रखकर कर्ज से निकलना चाहता था। वो के हैरान होने पर जाओ से कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस रोज मेरी एक कहानी सुननी है जिसमें अगर कोई गलती हो तो वो बतानी है, जिसके बदले 7 दिन तुम्हें 1 लाख युआन दूंगा। उसका विश्वास नहीं करती तो वो उसे तुरंत $1000 सेंड करता है,
जिस पर वो को विश्वास हो जाता है और वो मान जाती है। जाओ का असिस्टेंट वो से कहता है कि आपको जिस भी चीज की जरूरत हो मुझे बताएं, वो आपको यहीं मिल जाएगी, आप इस घर से नहीं निकलेंगी, ना ही अब जाओ के बारे में किसी को कुछ बताएंगी। असिस्टेंट उसके लिए ड्रेसेस लेकर आता है लेकिन वो को पसंद नहीं आते। फिर वो सोचती है कि फ्री का माल है, रखने में क्या बुराई है। वैन को भी वो के रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी वो की ही थी। जाओ उसके रूम से वैन को लेने आता है तो वो देखती है कि वैन दरवाजे के ऊपर चढ़ा हुआ था और जाओ पर गिरने वाला था। वो दौड़कर वैन को पकड़ लेती है जिस कारण वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। उससे कहती है कि वैन अभी तुम्हारे ऊपर गिर जाता, जिस पर जाओ से बताता है कि मेरी नजर कमजोर है। वो सुबह को जाओ के रूम में जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है तो वो उसे वैन समझकर अपने करीब करता है लेकिन वैन की जगह उसे देखकर जाग जाता है। वो उसे नाश्ता करने का कहती है तो वो को याद दिलाता है कि सिर्फ वैन के नाश्ते की जिम्मेदारी तुम पर है। वो के पूछने पर वो बताता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हारा कैफे मेरे ही लोग देखेंगे। वो वैन से बातें कर रही थी जब उसे पता चलता है कि 2 बजे जाओ की हालत खराब होने लगती है। वो जाओ के पास जाती है जो अपने हाथ से अपना ब्रेसलेट निकालने की कोशिश कर रहा था और उसे देखते ही बेहोश हो जाता है। वो उसका काफी ख्याल रखती है तो जाओ से अपने रूम में जाने का कहता है जिस पर वो कहती है कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जाओ को भी किसी की जरूरत थी। वो उसे अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में बताने लगता है कि उस दिन मेरे पिता ने मुझे ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया था जिसके बाद एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे अलावा सब मारे गए। 8 बजे वो को जाओ की कहानी सुननी थी। जाओ उससे पहले 100 साल पहले की एक लड़की की कहानी सुनाता है जो अपनी शादी छोड़कर भाग गई थी। अब वो शन से मिलती है और दोनों को प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। शन उसे पियानो भी सिखाता है लेकिन ये दुनिया 2 प्यार करने वालों की हमेशा दुश्मन होती है। शन अपने लवर को 1 साल के लिए छोड़ कर जाता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरा वेट कर सकी तो ठीक है, ना कर सकी तो मेरे लिए एक लेटर छोड़ जाना। शन साल बाद वापस आता है तो उसे वो नहीं मिलती। जाओ का मानना था कि उसका ब्रेसलेट में उसी लड़की का था। वो को शन फैमिली की चीजें देखकर पता चलता है कि शन की गर्लफ्रेंड मर गई थी क्योंकि उसका लवर उसके साथ नहीं था। वो जाओ से कहती है कि ये ब्रेसलेट नहीं बल्कि वो लेटर है जो शन की गर्लफ्रेंड ने उसके नाम लिखा था लेकिन उस तक नहीं भेज पाई। वो जाओ से कहती है कि तुम्हें उसकी विश को पूरा करना चाहिए, जिस पे जाओ कहता है कि 1 सदी गुजरने के बाद हम कैसे उनको इकट्ठा कर सकते हैं। 2 बजे जाओ की तबीयत फिर खराब होने लगती है तो वो उसके पास जाकर उसको हेडफोन्स लगा देती है जिस पे जाओ नॉर्मल होते हुए स्माइल करता है और सीजन में पहली बार हम जाओ को स्माइल करता देखते हैं। वो जाओ के साथ उस चर्च जाती है जहाँ 100 साल पहले शन अपनी लवर से मिला था। वहाँ शन ने अपनी लवर के लिए पियानो के अंदर एक लेटर छोड़ा था जो 100 साल गुजरने के बाद भी खराब नहीं हुआ था। शन का छोड़ा हुआ लेटर और उसकी गर्लफ्रेंड का छोड़ा हुआ ब्रेसलेट दोनों को वो लोग चर्च में ही छोड़ आते हैं क्योंकि वो एक नहीं हुए तो 1 सदी बाद उनके लिखे हुए लेटर्स को तो एक हो जाना चाहिए। वो की दोस्तों से कॉल पर बातें सुनाती है कि तुम एक गैर मर्द के साथ कैसे रह सकती हो, जिस पर वो उसे बताती है कि मैं सिर्फ उसकी कैट का ख्याल रख रही हूँ, बदले में वो हमारे कैफे का इस माह का किराया छोड़ देगा और मुझे 1 लाख युआन भी देगा। उसकी दोस्त भी सुनकर खुश हो जाती है और उसे कैफे की चिंता न करने का कहती है। वो जाओ के साथ उसकी कैट को सैलून बात के लिए लेकर जाती है और रास्ते में दोनों काफी मजे करते हैं। जाओ जिसने सारी जिंदगी अकेले ही गुजारी थी वो का साथ पाकर बहुत खुश था। जाओ वो को एक और कहानी सुनाता है जिसमें वो जंगल में रास्ता भटक कर एक फेरी से मिलता है जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता था। जाओ वो पहला इंसान था जिसने उसे देखा था। फेरी उसे अपने पास रात रुकने देती है जिस कारण सारे भूत उसके खिलाफ हो जाते हैं। जाओ को जैसे ही पता चलता है सब भूत फेरी के खिलाफ एक्शन लेंगे वो उसे अपने साथ चलने का कहता है लेकिन बस आती है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों में से एक ही जंगल छोड़कर जा सकता है। जाओ फेरी को रेड धागा बांध कर लाया था लेकिन उससे पता चलता है कि इस रेड धागे से उन दोनों की किस्मत आपस में बदल चुकी है जिस कारण फेरी तो बस से चली जाती है। जाओ जंगल में ही रह जाता है। वो को बाहर एक बिल्ली मिलती है जिसका मालिक खो गया था तो वो उसे भी बैन के साथ ही घर ले आती है। उसके रूम में एक ही कैट की जगह थी, इसे वो न्यू कैट को जाओ के रूम में छोड़ देती है जिस पर जाओ उसे कैट्स का ख्याल रखने के लिए अपने रूम में ही रुकने का कहता है। वो जमीन पर मेट्रेस बिछा कर लेट जाती है तो जाओ को अच्छा नहीं लगता तो वो उसे अपने बेड पर लेटाकर खुद जमीन पर लेट जाता है और उसे अपने बेड पर लेटा देता है तो वो मजे से सो जाती है। जाओ को कैट का मालिक मिल जाता है तो वो और जाओ कैट उसे वापस करने जाते हैं तो कैट वो को बताती है कि जाओ ने तुम्हें रेड धागे वाली कहानी जो सुनाई थी वो सच्ची कहानी है। तुम्हारे और जाओ के दरमियान भी वैसा ही रेड धागा है जिससे वो तुम्हारी लक को छीन लेना चाहता है। वो बताती है कि जंगल में अपनी किस्मत के खोने के बाद जाओ ने अपनी बैड लक से जान छुड़ाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है। वो घर जाती है तो उसे अपने बाजू पर रेड धागा नजर आता है जिस पर उसे लगता है कि जाओ ने उसे 7 दिन अपने साथ उसकी लक चुराने के लिए रखा था। वो रेड धागे के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि ये बुरी किस्मत से जान छुड़ाने के लिए किसी की लक चोरी करने के लिए यूज होता है। वो जाओ से इस बारे में बात करती है तो वो कहता है कि तुमने अतीत से पीछा छुड़ाने में मेरी मदद की और तुम्हारे कारण ही मैंने खुश होना सीखा तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। जाओ वो को अपना बाजू दिखाता है कि मैंने कोई धागा नहीं बांधा लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसे अपने और उसके बाजू पर धागा नजर आता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके चली जाती है। वो उसे छोड़कर चली तो जाती है लेकिन वो उसे याद करके रोती रहती है। यहीं हमें पता चलता है कि ये सब जाओ के अंकल ने करवाया था ताकि वो जाओ को छोड़
छोड़कर चली जाए और जाओ एक बार फिर बीमार पड़ जाए। इस तरह वो आसानी से जाओ के बिजनेस पर कब्जा कर सकेंगे। वो को पता चलता है कि शन फैमिली ने उनके कैफे पर केस करके उसे लॉक कर दिया है, जिस कारण वो जाओ के अंकल से बात करने जाती है। अंकल के ऑफिस में वो के साथ काफी बुरा सलूक होता है, लेकिन जाओ उसको जाकर बचा लेता है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि हमारी फोटो लेकर अंकल को भेज दो। उसके बाद जाओ वो को पार्क ले आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा कैफे का इशू रिजॉल्व करवा दिया है। वो जाओ को उसके कुछ पैसे वापस करती है और उसे अपना कार्ड भी देती है कि जैसे जैसे कैफे के बिजनेस से पैसा आता जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस करती जाऊंगी जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुमने मुझे दिए। जाओ और वो काम के लिए मिलते हैं जब वो की तबीयत खराब होने के कारण वो बेहोश हो जाती है। जाओ उसे अपने घर ले आता है जहाँ जाओ उसके होश में आने के बाद उसे अपने अंकल की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिन्होंने इन दोनों को दूर करने के लिए धागे वाला ड्रामा किया था और इल्जाम सारा जाओ पर आ गया। जाओ से कहता है कि मैं कभी भी ऐसे इंसान को धोखा नहीं दे सकता जो मेरी इतनी केयर करता हो। जाओ वो उससे माफी मांगता है तो वो उसको माफ करके आखिरी बार उसकी कहानी सुनने के लिए रुक जाती है। दोनों काफी ड्रिंक करते हैं जिसके बाद वो टेंट लगाती है और दोनों उसके अंदर ही सो जाते हैं। सुबह उठकर वो खुद को जाओ के साथ देखकर काफी परेशान होती है, इससे अपनी दोस्त के आने पे वहाँ से भाग जाती है। जाओ कैफे में वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है जिस पे वो ने नशे में अपने अंगूठे की स्टैंप लगा दी थी। नशे में की गई इस गलती के कारण वो को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए दोबारा जाओ के घर आकर रहना पड़ता है। मैन वो को बताता है कि जाओ परेशान है क्योंकि जाओ तुम्हें पसंद करता है, तो वो काफी खुश होती है। वो जाओ के आगे पीछे घूमती है लेकिन जाओ से ऐसा कोई सिग्नल नहीं देता कि जाओ से लाइक करता है। वो सन बात लेती जाओ के पास जाकर बैन को उठाती है तो चेयर से टकराकर जाओ की गोद में जा गिरती है। फिर वो बहाना बनाती है कि मैं एक सेल्फी लेने आई थी। वो अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में समझ रही थी कि जाओ के प्यार में पूरी तरह पागल है, लेकिन उसे ही पता नहीं चला। उसे लग रहा था कि अभी जाओ आएगा और उसे किस करने लगेगा। जाओ आता तो है लेकिन वो टॉवल लेकर जाने लगता है जिस पर वो गुस्से में कहती है कि कोई अच्छी बात नहीं कह सकते। जाओ कहता है कि मैं अब से ग्लासेस नहीं पहनूंगा क्योंकि तुम ही मेरी आंखें बनोगी। जाओ भी उसकी तरफ से सिग्नल पाकर काफी खुश था क्योंकि प्यार की आग तो दोनों की दिल में लग चुकी थी। वो को जाओ का अंकल मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि जाओ की एक्सीडेंट के बाद से उसकी नजर काफी वीक हो गई है, जिसका इलाज ना करवाया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। ये सुनकर वो जाओ को इलाज के लिए मनाती है। जाओ जिसकी तबीयत पहले ही काफी खराब थी वो के कहने पर विदेश जाकर ऑपरेशन करवाने के लिए मान जाता है। वो जाओ का ख्याल रखने की पूरी तरह कोशिश करती है। जाओ वो के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी चला देता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बारे में पूरी तरह पागल हो चुके थे और उन लोगों को बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के हमेशा साथ रहना था। जाओ को एक बार फिर बेल्स सुनाई देने लगती हैं जिसके बाद उसे नजर आना बंद हो जाता है। वो को पता चलता है कि जाओ की नजर बंद हो गई है तो वो उसके डॉक्टर को फोन करती है तो वो उसे जल्द से जल्द जाओ की सर्जरी करवाने का कहता है। वो उस बिल्ली से जाओ के कर्ज को खत्म करने का पूछती है जिसने उसे रेड धागे का बताया था, तो वो बताती है कि इसे कर्ज को खत्म करने के लिए कुर्बानी देनी होगी जिस कारण इसकी नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जाओ की आंखें तो वापस आ जाती हैं लेकिन जब वो जाओ को ये बात बताती है कि तुम्हारा कर्ज खत्म करना है जिसके लिए तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए जाया हो सकती हैं, जाओ इसके लिए नहीं मानता लेकिन इसके समझाने पर मान जाता है। वो उसे विश्वास दिलाती है कि मैं हमेशा तुम्हारी आंखें बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। जाओ उससे पहले वो को रिंग पहनाता है और वो को रिंग देता है जब वो उसे पहनाती है। इसके साथ ही जाओ उससे कहता है कि आज के बाद तुम कभी मेरे सामने मत आना, मैं समझूंगा कि तुम मेरी जिंदगी में कभी आई ही नहीं। वो रोने लगती है तो जाओ कहता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया बल्कि मेरे अंकल ने तुम्हें मेरे पास भेजा था ताकि तुम मुझे इस कर्ज में से निकाल सको। वो रोते हुए कहती है कि मैं कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। फिर वो दोनों रेड धागा बांधते हैं जिसके बाद जाओ का कर्ज खत्म हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जाओ ठीक होता है और यहीं हम उसके अंकल को भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अंकल सिर्फ उसका कर्ज खत्म करना चाहते थे लेकिन जाओ से गलत समझता रहा। जाओ के बेहोश होने के कारण काफी परेशान था जिस पर अंकल उसे हौसला देते हैं। जाओ से एक लव स्टोरी सुनाता है जिसे सुनते हुए वो की हालत काफी बेहतर होने लगती है। असल में वो ने जाओ के साथ अपनी लक को उसकी लक से चेंज करके उसके कर्ज को खत्म भी कर दिया और उसकी नजर भी खत्म ना हो। वो को होश आता है तो जाओ वो से माफी मांगता है जिस पर वो भी नखरे दिखाकर मान ही जाती है। जाओ से रिंग देकर प्रपोज करता है तो वो हाँ कह देती है और दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और यहीं पर हमारे सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।